नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2022 को ध्यान में रखकर पॉलिटी की सीरीज डिस्कस कर रहे थे। उस पर राज्यपाल मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ जाता है। इसको एक दो पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज ये सेकेंड पार्ट है, इंपॉर्टेंट ज्यादा है। हम लोगों ने इसके पहले जो पार्ट में था उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या नियुक्ति होती है, किस प्रकार से राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राज्यपाल का वेतन कैसे मिलता है और राज्यपाल शपथ कहाँ लेते हैं। इस प्रकार की चीजें हम लोगों ने समझी थी। आज उसके आगे थोड़ा सा समझेंगे विवेकाधीन शक्तियां क्या हैं, इन सब चीजों को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जैसे राष्ट्रपति के पास पावर्स होती हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल के पास क्या पावर्स हैं, उन पर एक ओवरव्यू देखने का प्रयास करेंगे। अगर समय रहा तो फिर सवालों को भी हल करेंगे, नहीं तो उसको नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे। पहला है विवेकाधिकार शक्तियां। विवेकाधिकार शक्तियों का तात्पर्य क्या है? वो विवेक से किस प्रकार से शक्तियां अपना इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। कुछ चीजें तो संविधान में लिखी हुई हैं। जैसे आर्टिकल 371 लिखा हुआ है, इसमें बोला गया है नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, जो यहाँ के राज्यपाल होंगे वो अपने तरीके से कुछ विशेष शक्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं इन क्षेत्रों के मामले में। ये क्षेत्र कौन से? यहाँ पर एसटी जो जनजातियां रहती हैं वो यहाँ पर ज्यादा मिलती हैं, और या फिर किसी प्रकार से बहुत शोषणकारी नीतियां रही हों जो प्राचीन समय में थी, तो बहुत गरीब वर्ग यहाँ रहता हो, तो उस मामले में थोड़ा सा यहाँ पर राज्यपाल को छूट दी गई है। और ये तभी बना था जब संविधान बन रहा था, उसी समय इन सब चीजों को नोट करवाया गया था। उसके बाद अनुच्छेद 200 के तहत कुछ जो विधेयक होते हैं राज्य जिनको पास करता है, तो राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित कर सकते हैं राज्यपाल महोदय, ठीक है। तो ये भी इस चीज को, लेकिन इसमें जो विधेयक है धन विधेयक नहीं हो सकता। विधेयक आपको मैंने बताया, विधेयक पर हमारी चर्चा हुई थी। विधेयक पर मैंने बताया था विधेयक जो है धन विधेयक होता है, और एक होते हैं साधारण विधेयक। थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूं, धन विधेयक को भी हम लोग कहते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन विधेयक, एक होते हैं साधारण वित्त विधेयक। जिसमें साधारण पैसों की बात होती है वो वित्त विधेयक है, और धन विधेयक मतलब जिसपे आर्टिकल 109 के तहत करों की बात की जा रही है या किसी प्रकार से पैसे संग्रहण की बात की जा रही है, तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। तो वो राज्य सरकार का पूरा उसमें पावर होता है। तो राज्य सरकार अगर धन विधेयक पास करती है तो राज्यपाल या तो उसको निरस्त कर देगा या फिर उसको पास करेगा, पुनर्विचार नहीं करवा सकता। लेकिन और विधेयक के मामलों में वह पुनर्विचार करवा सकता है, वो कैंसिल कर सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है, या फिर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकता है। और राष्ट्रपति केवल इन तीन चीजों का उपयोग कर पाएंगे, पुनर्विचार, या तो कैंसिल कर देंगे या सुरक्षित रख लेंगे, जिसको पॉकेट विटो कहते हैं। हम लोगों ने इसको पढ़ा था। और आर्टिकल 356 के तहत अगर राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है तो शासन में सिफारिश कर सकता है वो राष्ट्रपति को कि आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन को भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन ये जो होगा लिखित सिफारिश पर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और इन सब चीजों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू सबका हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ मामले ऐसे होते हैं विवेकाधीन शक्तियों के, जिस पर जैसे सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो उस समय राज्यपाल कुछ अपना विधेयक पास कर सकता है, मतलब अपनी विवेक की शक्तियों का उपयोग कर सकता है। जैसे स्पष्ट बहुमत न मिला हो, किसी दल की सरकार है, कुछ सदस्य उस दल से निकलकर किसी अन्य दल में मिल जाए तो राज्य सरकार का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाए, सरकार गिर सकती हो ऐसी स्थिति में। या मिली जुली सरकार हो, कहने का मतलब है अगर मान लीजिए गठबंधन की सरकार आती है, उसमें आपसी फूट हो जाए तो उस मामले में थोड़ा सा, और शांति व्यवस्था के मामले में आपको 356 मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया। तो ये कुछ अन्य चीजें हैं जो राज्यपाल के मामले में आती हैं। इसके बाद विधायी शक्तियों का क्या तात्पर्य है? आपको मैंने बताया जैसे राष्ट्रपति हैं, उनको संसद के मामले में विधायी शक्तियां प्राप्त है। संसद में जो भी बिल पास हो रहे हैं, कोई भी बहस हो रही है या कोई भी चीज संसद में रखवानी है, वो सारी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। उसको राष्ट्रपति के नाम पर वो सब चीजें होती हैं। लेकिन राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में जो हो रहा है वो सारी शक्तियां विधायी शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल के अंतर्गत शामिल है। इसमें विधान परिषद और विधान मंडल, आपकी विधानसभा शामिल होती है। वही चीजें यहाँ पर राज्यपाल राज्य विधानमंडल का
सदस्य नहीं है, लेकिन उसका एक अंग जरूर होता है, क्योंकि राज्यपाल के साइन के बगैर राज्य का कोई भी कानून पास नहीं होगा। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको, हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं इसको। वो सत्र जो है आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विघटित कर सकता है, और दोनों शब्दों में वो भाषण देगा। और प्रत्येक वर्ष जब पहला सदन चालू होगा तब वो भाषण देते ही देते हैं। और इस भाषण में वो क्या बोलते हैं, राज्य की क्या नीति है, राज्य किस प्रकार से काम करने वाला है, इन सब चीजों को राज्यपाल उस अधिवेशन के भाषण में बताया करते हैं। अगर कोई भी कानून जो राज्य विधानमंडल ने पास किया है बिल, वो तभी कानून बनेगा जब उसमें राज्यपाल की स्वीकृति हो जाए। स्वीकृति या तो वो दे देगा, या मना कर देगा, या पुनर्विचार करने के लिए बोल सकता है। तो पुनर्विचार के लिए अगर वो बोल देगा और पुनर्विचार के पश्चात वही विधेयक दोबारा आ जाता है, तो राष्ट्रपति को साइन करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन ऐसा धन विधेयकों के मामले में नहीं है। धन विधेयक थोड़ा सा अपवाद है इन चीजों को छोड़कर। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से चीजें यहाँ पर देखिए, उच्च सदन विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है कौन, राज्यपाल, जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा क्षेत्रों से जुड़े हो। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है 1/6, ये याद रखिएगा। कारण क्या कि इस बार एमएलसी को चुनाव हो रहा है, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, 90 सीटों पर चुनाव होते हैं, और जो 10 सीटें हैं वो मनोनीत होती हैं राज्यपाल द्वारा। तो इस बार जो स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं हमारे 1/3 सीटों पर, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति जैसे अध्यादेश जारी करते हैं 123 के तहत अनुच्छेद, वहीं राज्यपाल जो है 213 के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसका 2 यहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा आगे। और ये उसी तरीके से कानून माना जाएगा जैसे राज्य सरकार विधानमंडल में कानून पेश करती है, फिर राज्यपाल उस पर साइन करते हैं, और वह कानून पूरे राज्य की सीमाओं पर लागू हो जाता है। वही सब चीजें यहाँ पर दी हुई है। और अगर यहाँ पर आप देखें तो राज्य लोक सेवा और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्टें हैं वो राज्यपाल के माध्यम से ही विधानमंडल में पेश की जाएंगी, ऐसा यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और अगर विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता का निर्णय लेना हो या विवादित हो उसकी सदस्यता, तो अंतिम जो निर्णय है उसकी जो सदस्य है वो वहां रहेगा या नहीं, तो वो राज्यपाल ही निर्धारित करेंगे। संसद के मामले में वो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में आपको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग के चुनाव द्वारा ही उनका चयन किया गया है। तो इस प्रकार से चुनाव आयोग का परमिशन आवश्यक होता है। और फाइनली आप हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, तो वहां पर अंतिम निर्णय तो होगा ही होगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इन चीजों का। इसके बाद कार्यकारी शक्तियां हैं, जैसे 154 के तहत जो भी राज्य के कार्य होंगे वो राज्यपाल के अधीन माने जाएंगे, राज्यपाल के नाम पर ही होंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और मंत्रियों को विभाग भी राज्यपाल बांटा करते हैं, ये याद रखिएगा, मुख्यमंत्री नहीं बांटा करते। मुख्यमंत्री तो सिफारिश किया करते हैं कि इस फला जो सदस्य हैं इनको ये फला मंत्रालय दे दिया जाए, लेकिन राज्यपाल ही अंतर्गत उसको साइन करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से चीजें ये हो सकती हैं। और यहाँ पर कुछ चीजें और लिखी हैं, आप पढ़ लीजिएगा। महाधिवक्ता वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इस पे। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, ऐसी महाधिवक्ता यहाँ पर कार्य करते हैं। उसके बाद ये कुछ और बातें हैं उसी प्रकार से हम लोगों ने कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ है इनको। जैसे उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन राज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है। हालांकि आप जानते कोलिजियम व्यवस्था के तहत ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। वो एक फाइल बनाकर भेजते हैं कि हमने इस व्यक्ति को यहाँ के न्यायाधीश बनाने की संतुष्टि की है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति उसको साइन करते हैं। और अगर वो किसी राज्य में उच्च न्यायालय में जा रहे हैं, तो वहाँ के उच्च न्यायालय जो राज्यपाल होते हैं संबंधित राज्य के, जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। इधर पे एक दिया हुआ है, राज्यपाल की राज्य विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नियुक्त कर सकता है, तो ये अब खत्म हो गया है।
104 जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत ये आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और राज्य के जितने विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। केंद्रीय विद्यालयों के कौन होते हैं? वो राष्ट्रपति होते हैं, ये याद रखिए, ठीक है ना। केंद्रीय विद्यालय, राज्य के जो विश्वविद्यालय उनके राज्यपाल होते हैं। और कोई भी आपको आपातकाल जैसी स्थिति के लिए कोई भी पावर राज्यपाल के पास नहीं है, राष्ट्रपति के पास पावर है। क्योंकि आपातकाल का मतलब ये माना जाता है कि देश की अखंडता को चोटिल किया जा रहा है और देश की अखंडता को सुरक्षित करने का जो कार्य है वो संसद इसको निर्धारित करती है। राज्य का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि राज्य की सीमाएं परिवर्तित की जा सकती हैं। आपने देखा होगा झारखंड कैसे बिहार से अलग कर दिया गया, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। ये सब चीजें, राज्य की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। इसलिए अखंडता का जो कार्य है वो केंद्र सरकार को दिया गया है, संसद को दिया गया है, सीधे सीधे संसद उसका आंसर होगा। आगे चलते, वित्तीय संबंधित शक्तियां, फाइनेंशियल पावर राज्यपाल की क्या होती है? धन विधेयक को छोड़कर अन्य जो विधेयक होते हैं उनको वो वापस कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक को नहीं लौटाएगा, या तो पास करेगा या तो कैंसिल कर सकता है। इसके बाद जो वार्षिक बजट है राज्य का, वो राज्यपाल के माध्यम से ही पेश करवाया जाएगा, वित्त मंत्री पेश करेंगी। राज्य की जो आकस्मिक निधि है लगभग 500 करोड़, वो मान लीजिए सदन नहीं चल रही होती है तो राज्य पे अगर किसी प्रकार का व्यय होता है तो इसी आकस्मिक निधि से उसका व्यय किया जाता है। बाद में राज्य विधानमंडल उसी संतुति द्वारा वापस इसमें पैसा डाल देती है जब सदन की बैठक होगी। एक ये इंपॉर्टेंट है, पंचायतों और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति, ठीक है ना, 5 वर्ष की समीक्षा के लिए वो वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ये राज्य वित्त आयोग के गठन की बात हो रही है और ये पंचायत 243 में दिया गया है। आर्टिकल 243 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। 243 में पूरी पंचायतों की बात की गई है, उसी में इसी की बात की गई है। शायद जितना याद कर पाऊं 243 के में राज्य वित्त आयोग की बात है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद न्यायिक शक्तियां हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां और पदोन्नति जो है राज्यपाल करते हैं। अगर कोई अधिक काम है न्यायालय के पास तो न्यायाधीशों की नियुक्ति बढ़ा सकते हैं, ऐसा उनको अगर लगे। और इसके बाद अगर राज्य के कानून के अंतर्गत कोई किसी प्रकार की अगर उसको सजा मिली है तो उसको क्षमा को जो सजा को कम कर सकता है, उसको परिवर्तित कर सकता है। इस प्रकार की चीजें राज्यपाल कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति केंद्र में करते हैं उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य के कानूनों के तहत, राज्य के कानूनों के तहत अगर किसी को दंड मिला हो तो राज्यपाल उस पर कुछ काम कर सकते हैं। इसके बाद कुछ जो आयोग हैं राज्यपाल हमेशा विवाद में रहते हैं तो उनके लिए बने थे, तो इनका केवल नाम याद रखिएगा आप लोग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना था, प्रथम एआरसी बोलते हैं, अब तो एआरसी सेकेंड भी आ गया है। राज्य मन्नार समिति 1969, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किससे संबंधित है? राज्यपाल के सुधार से संबंधित, ठीक है, राज्य व्यवस्था से संबंधित। सरकारी आयोग 1983, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ पर इसके 4-5 पॉइंट दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो उस राज्य का हो उसी राज्य का राज्यपाल ना बनाया जाए, ऐसी बात उन्होंने की। कोई व्यक्ति जीवन के किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो उसको राज्यपाल बनाया जाए। ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से संबंधित होना चाहिए अगर उसको राज्यपाल बनाया जा रहा है। और अगर कहीं पर किसी राज्य में विपक्षी दल की सरकार हो, वहां केंद्र में शासक दल के किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ये ऐसी इन्होंने बात की थी। हालांकि ये सब एडवाइजरी इन नेचर है, ठीक है, मतलब सलाहकारी, ये बाध्यकारी नहीं है, इसलिए सरकार कभी इन सब चीजों को मानती नहीं है। हालांकि सरकारी आयोग की कई सारी जो सलाह है उनको केंद्र सरकार ने माना है, लेकिन सभी चीजों को उसने नहीं माना है। तो ये राज्यपाल पर विवेकाधीन शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, ये सब चीजें थी। इस पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 200 और 154, ये सब चीजें जो थोड़ा सा दी हुई है। आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर आ जाएंगी। इसके बाद सवालों को जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी पूरी आ जाएगी। आज इतना ही है राज्यपाल का जो सेकेंड पार्ट है ये। इसके बाद हम लोग राज्यपाल से संबंधित सवालों को हल करेंगे और उनको देखने का प्रयास करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। चलिए तो फिर आज इतना ही रखते हैं, फिर नमस्कार।